जी नमस्ते, मैं हूँ राकेश और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फायर पे। सीटेट जुलाई 2025 एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम एसएसटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनमें से कि हम लोगों ने क्लास 6, 7 और 8 का जो इतिहास है वो हम पढ़ चुके हैं। क्लास 6 का भूगोल भी हम पढ़ चुके हैं। इस समय हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th का भूगोल, जिसमें से कि आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4। कल के सेशन में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था और बिल्कुल उस पार्ट से जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं या फिर जो एग्जाम में पूछे गए हैं उनको मैंने आपको कल के सेशन में करवाया था। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है वायु। ये प्रश्न अपने आप में इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान से पढ़ना। तो करेंगे शुरू आज के सेशन को पहले नंबर के प्रश्न से। पहले नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। नीचे आपको 3 पंक्तियाँ दे के रखा है। इन तीनों ही पंक्तियों में से आपको सही कथन पर विचार करना है। पहला है, वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। बिल्कुल सही है। दूसरा है, जब हम सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन के साथ फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन ले जाते हैं। ठीक है, ये भी सही है। और तीसरा है कि पौधे अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता को वायुमंडल से पूरा करते हैं। ठीक है, जो कि एक गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो है तीसरा लाइन आपका गलत हो गया। जब तीसरा लाइन गलत हो गया तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1 और 2 कथन सही है, बाकी बाद तीसरा कथन आपका गलत है। कैसे, इसे हम लोग डिटेल रूप में समझेंगे। देखिए, ये आपको एक स्लाइड पे एक प्रतिरूप दिखाई दे रहा है, इसके माध्यम से समझना। वायुमंडल में जो है सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, कितना, 78%। इसके बाद ऑक्सीजन है 21%। फिर इसके बाद जाकर के आपका आर्गन आता है जो कि 0.93% है। फिर इसके बाद अन्य सभी गैस आते हैं। फिर इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि 0.03% है। अब यहाँ से देखना प्रश्न कैसे बनेगा। यहाँ से प्रश्न आपका बनेगा कि इनको वायुमंडल में क्रमानुसार लगाइए, मतलब घटते क्रम में। तो सबसे पहले कौन आएगा यदि हम घटते क्रम में लगाएंगे तो सबसे पहले आपका आएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद आपका आएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद फिर आएगा आपका तीसरे नंबर पे आर्गन। फिर इसके बाद चौथे नंबर पे आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये इस प्रकार से भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, या फिर आपसे प्रॉपर ये पूछा जाएगा कि वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है, 21%, नाइट्रोजन 78%, अन्य सभी गैसें 0.04%, ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। इस प्रकार के भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए तैयार रहिएगा, अगला प्रश्न ये रहा आपके लिए। आपसे पूछा जा रहा है कि वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का प्रतिशत के आधार पर सही अवरोही मतलब कि अधिक से कम क्रम में लगाइए, जैसा कि मैंने अभी आपको करवाया है। एक बार हम थोड़ा पिछले वाले स्लाइड पे करते हैं। यहाँ पर पूछा है कि अधिक से कम, सबसे अधिक कौन सा है, नाइट्रोजन है। फिर उसके बाद ऑक्सीजन है। फिर इसके बाद ऑर्गन है। इसके बाद आपका आंसर अपने आप मिल जाएगा। सबसे पहले आपका नाइट्रोजन है, तो सभी में नाइट्रोजन है। फिर है ऑक्सीजन। इसके बाद आएगा आपका ऑर्गन। ये देखिए, केवल तीसरे नंबर के ऑप्शन में ऑर्गन है, तो यहीं से आपको पूरा आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। आगे हमें पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। देखिए, मैं मानता हूँ आप पढ़ करके आए हैं चैप्टर नंबर 4 को, पर इसको किस प्रकार से सॉल्व करना है ये भी हमें समझना है। सीटेट का जो एग्जाम है वो एक पैटर्न के बेस पे आधारित होता है। आप कितना भी पढ़ ले, जब तक आपका अभ्यास नहीं रहेगा तब तक सीटेट का एग्जाम हम आपको हमेशा ही कठिन लगेगा। आपको इसके लिए तैयार रहना है। और ऐसे प्रश्न अब पूछे जा रहे हैं
तो इन प्रश्नों को लेकर के भी आपको सक्रिय रहना है और दिमाग आपको बिल्कुल खुला तरोतुस्त रखना है। चलिए अगला प्रश्न करना है आपको। तीसरे नंबर का प्रश्न है, मौसम से संबंधित सभी घटनाएं जैसे कि वर्षा, कुहरा एवं ओलावर्षण वायुमंडल की किस परत में होती है? सबसे पहले हम ये जानेंगे वायुमंडल की परत कितनी होती है। तो ये होती है 5 परत। ठीक है, 5 परत में से 4 परत के नाम यहाँ पर आपको गिना रखा है। क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, जिसे कि आप लोग आयन मंडल के नाम से जानते हैं। एक और ऐड कर लेना इसमें, एक और परत है जिसे कि आप लोग बहिर्मंडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, बहिर्मंडल। तो पहला प्रश्न आपका यहाँ से बना कि वायुमंडल की कितनी परतें हैं। तो 5 परतें हैं। ये 5 परत आपको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि वर्षा, कुहरा एवं ओलावर्षण वायुमंडल की कौन से परत में होती है। इसको समझने के लिए हमें एक मैप को समझना पड़ेगा, जो कि मैप कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर देखना, पृथ्वी है और ये आपके मंडल हैं। ठीक है, क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और यह है बाह्य मंडल या फिर बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल की विशेषता ये है कि यहाँ पर मौसम संबंधी जो भी घटनाएं हैं वो क्षोभ मंडल में देखने को मिलती है, जैसे कि रेनबो, ओलावर्षण, वर्षा आदि। संताप मंडल की विशेषता ये है कि संताप मंडल में एरोप्लेन उड़ाए जा सकते हैं। मध्य मंडल की विशेषता ये है कि यहाँ पर उल्कापिंड पाए जाते हैं और इस मंडल में आने के बाद नष्ट हो जाते हैं। अगला है आयन मंडल में जो आपका सैटेलाइट होता है रेडियो, उसका प्रचार प्रसारण होता है। और बहिर्मंडल आगे आपका ऊपर का संसार है। यहाँ पर आपसे प्रश्न में पूछा है कि मौसम से संबंधित घटनाएं वायुमंडल की किस परत में होती है। सही आंसर है क्षोभ मंडल में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। देखिए, जो भी परतें हैं सभी परतों की अपनी अलग अलग और अपनी एक विशेष विशेषताएं हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। जैसे कि क्षोभ मंडल में वर्षा होती है, संताप मंडल में एरोप्लेन आदि उड़ते हैं, मध्य मंडल में उल्कापिंड आदि नष्ट होते हैं, आयन मंडल में जो है रेडियो संचार आदि होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करना है। संताप मंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है। 3 आपको लाइन है, पढ़ करके बताना है कौन सा सही है। पहला है, क्षोभ मंडल का ऊपर वाला भाग संताप मंडल कहलाता है। ठीक है, थोड़ा पीछे वाले स्लाइड पे आना और यहाँ पर देखना है क्षोभ मंडल से ऊपर वाला जो भाग है वो कहलाता है संताप मंडल। तो पहला लाइन बिल्कुल सही है। फिर आगे है कि यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होती है। तो ये भी सही है, क्योंकि ये परत मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त है। ठीक है, तो दूसरा लाइन भी सही है। तीसरा है कि ओजोन गैस की परत संताप मंडल में ही होती है। अब जो ये तीसरा लाइन है, एक बार इसको आप लोग ध्यान से पढ़ना। तो ये भी सही है, ओजोन गैस की परत संताप मंडल में होती है। तो यहाँ पर तीनों ही सही है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी तीनों ही लाइन सही है। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं। 5 परत है, 5 परत में से किस परत में हवाई जहाज आदि उड़ते हैं। सही आंसर है संताप मंडल में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड वायुमंडल में किस परत में प्रवेश करते ही जलने लग जाते हैं। मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर के चलता हूं। यहाँ पर देखना, यह है उल्कापिंड किस मंडल में आने के बाद जलने लग जाते हैं। सही आंसर होगा आपका मध्य मंडल। तो इस हिसाब से आपका जो है कौन सा सही हो जाएगा। यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अब हम करेंगे 7वें नंबर के प्रश्न को। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है, बाह्य वायुमंडल जिसे कि आप लोग आयन मंडल कहते हैं, आयन मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ
तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। दूसरा लाइन है रेडियो संचार के लिए बाह्य वायुमंडल परत का ही उपयोग होता है। तो ये लाइन तो सही है। क्या ऊपर वाला लाइन सही है? नहीं, ऊपर वाला लाइन सही नहीं है। ये तीव्रता से बढ़ता नहीं है बल्कि घटता है। ठीक है, तो यहाँ पर केवल दूसरा सही है, मतलब कि ऑप्शन नंबर जो है बी इस प्रश्न का सॉरी यहाँ पर सही है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। मिस्टेक हो गया था, गलती हो गई, क्षमा चाहूंगा। यहाँ पर 7वें नंबर के प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। सही कर लेना एक बार है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या फिर कौन से कथन सत्य हैं? पहला है सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोकती है आतपन कहलाती है। ठीक है। दूसरा है सूर्यातप की मात्रा पृथ्वी पर एक जगह एक समान रहती है। बताइए सही आंसर क्या होगा? नीचे ABCD करके 4 ऑप्शन है, सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। केवल पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला है वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप के द्वारा प्रभावित होता है। दूसरा है निम्न दाब क्षेत्र बादलयुक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। फिर है उच्च वायु दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। चौथा है वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। तो 4 लाइन है, इनको पढ़ करके बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, नीचे आपके लिए ऑप्शन है, इसमें से कौन सा सही है जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। और यदि आप ध्यान से इस प्रश्न को पढ़ेंगे तो इस प्रश्न से आपको कई सारे प्रश्न मिलेंगे। जैसे कि एक प्रश्न पूछा था 2023 के सीटेट वाले एग्जाम में कि वायु जो है किस प्रकार बहती है। तो वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर बहती है। ठीक है, ये प्रश्न 2023 के सीटेट के एग्जाम में पूछा था। और बाकी बच जो ऊपर के 3 लाइन है, इनको पढ़ करके भी आप 3 प्रश्न बना सकते हैं। मतलब कि एक प्रश्न से हमारे यहाँ पर 4 प्रश्न नए बने हैं। ठीक है, तो इन चारों ही प्रश्नों को आप अपने कॉपी में एक जगह पर नोट कर लेंगे और करिएगा आप अगला सवाल। यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना एक बार और 10वें नंबर के प्रश्न को सॉल्व करना। 10वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? इनमें से सुमेलित कौन सा है? पहला है वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलने वाली पवन स्थायी पवन है। दूसरा है विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलने वाली पवन मौसमी पवन कहलाती है। और तीसरा है किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष भर या फिर दिन के किसी विशेष समय में चलने वाली पवन स्थायी पवन कहलाती है। नीचे आपके लिए ऑप्शन है, सही आंसर कौन सा होगा? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर, जल्दी से बताइए क्या होगा सही आंसर? आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्यों? इसे हम लोग यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर आपके लिए है स्थायी पवनें। स्थायी पवनें क्या है इसके विषय में बताया गया है कि व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें स्थायी पवनें हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती है। नोट डाउन करना आप अपने कॉपी में इसे। दूसरा है मौसमी पवनें। ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें। ठीक है, स्थायी पवनें वो हैं जो कि वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती है। मौसमी पवनें वो हैं जो ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है। और अगला जो है तीसरा स्थानीय पवनें। ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है
उदाहरण के लिए है स्थल एवं समुद्री समीर। समीर का अर्थ होता है पवन या वायु। क्या जो है ये तीनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ से और बनेगा, जैसे कि मैंने अभी आपको तीनों ही प्रश्नों को डिटेल रूप में समझाया है पूरा विस्तार से। तो एक प्रश्न ये भी बनेगा कि जो आपका जाकर के है पवन, पवन को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है। पवन को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, स्थायी पवन, मौसमी पवन और स्थानीय पवन। तो 3 प्रश्न ये याद रखने हैं, और स्थानीय पवने, मौसमी पवने और स्थायी पवने किसे कहते हैं ये भी आपको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। चलिए इसी के साथ हम करेंगे आज का अगला और अंतिम प्रश्न है। इस प्रश्न के बाद मैं आपको कुछ सूचना देने वाला हूं, ध्यान से सुनना है आपको सूचना को। सबसे पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि क्लास से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन या सूचना है वो सबसे पहले आपको मिले, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सॉल्व करना अगला प्रश्न। प्रश्न है नीचे दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है, वायु की जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है। 4 ऑप्शन है, सही आंसर क्या होगा। सही आंसर है इसका बढ़ती है। ऑप्शन नंबर जो है ए इस प्रश्न का सही आंसर है। इसी प्रश्न के साथ एक और प्रश्न आप अपने कॉपी में नोट डाउन करना। यदि आपसे पूछ ले कि वर्षा कितने प्रकार की होती है, ये वर्षा किसी का नाम नहीं है, ये वर्षा है जो रेनव है, बारिश होती है वो है। वर्षा के 3 प्रकार हैं, ये आपको याद रखना है। 3 प्रकार कौन कौन से हैं एक बार मैं आपको लिखवा देता हूं, फिर कल के सेशन में हम इसके ऊपर एक प्रश्न बना करके लाएंगे, देखेंगे कितने व्यक्ति सही कर पाते हैं। पहला है संवहनीय वर्षा। ठीक है, वर्षा 3 प्रकार का है। पहला है संवहनी वर्षा, दूसरा है पर्वतीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, और जो तीसरा है आपका चक्रवाती वर्षा। तीसरा है चक्रवाती वर्षा। तो ये 3 प्रश्न आपको अपने कॉपी में और नया ऐड कर लेना है। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न के साथ हमारा चैप्टर नंबर जो है 4 समाप्त तो होता है। सूचना आपके लिए ये है कि हम क्लास 7th का भूगोल पढ़ रहे हैं, जिसमें से कि आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा है। कल के सेशन में हम करेंगे चैप्टर नंबर 5। तो एक आप लोगों से निवेदन है कि कल आप चैप्टर नंबर 4 को पढ़ करके आएंगे। ठीक है, पढ़ करके आना है, तब आपको ये पता लगेगा कि ये प्रश्न कहाँ से बनाए जा रहे हैं। एक सूचना और है कि इससे पहले हम लोगों ने क्लास 6, 7 और 8 का इतिहास पढ़ लिया है। तो जो वंचित रह गए हैं उन क्लास से, जिन्होंने अभी तक उस क्लास को नहीं देखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लास 6, 7, 8 का लिंक है, आप जाइए विजिट करिए और देखिए, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वहाँ भी हम लोगों ने ऐसे ही चैप्टर बाय चैप्टर डिस्कस किया है। जो व्यक्ति तैयारी कर रहे हैं सीटेट एग्जाम की, उनके पास ये वीडियो का लिंक शेयर कर देना, ताकि वो भी पढ़ करके लाभ उठा सके और सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। चलिए ध्यान रखिएगा, कल हम करेंगे चैप्टर नंबर 5, पढ़ करके आएंगे सभी। धन्यवाद, जय हिंद मित्रों।